गुड मॉर्निंग। और आज जो है लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बारे में चर्चा क्लास चलेगी। और इसमें आप लोग देखेंगे कि इब्राहिम लोदी के बाद लोदी वंश का अंत हो जाता है और इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित कर दिया और यहीं से जो है दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है। तो इब्राहिम लोदी जिसका टाइम है 1517 से 1526, टाइम 1517 से 1526। आप लोग ध्यान से इसको सुने। इब्राहिम लोदी जो है इब्राहिम शाह की उपाधि धारण करता है। इसकी उपाधि क्या नाम था? इब्राहिम शाह। और यह भी अपने पिता सिकंदर लोदी की भांति ही इसके अंदर महत्वाकांक्षा थी। तो इसके अंदर भी महत्वाकांक्षा थी। और अब कुछ घटनाएं हैं उसके बारे में देखते हैं। तो पहली घटना इसके शासन काल में घटती है ग्वालियर की घटना। ग्वालियर एक ऐसा राज्य था कि इसके पिता सिकंदर लोदी पूर्ण रूप से ग्वालियर पर शासन स्थापित नहीं कर पाया था। और ग्वालियर पर जब इब्राहिम लोदी शासक बनता है तब ग्वालियर का राजा जो था उसका नाम था विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य से जो है यह ग्वालियर पर अटैक कर देता है और विक्रमादित्य को पराजित कर देता है। और विक्रमादित्य जो है वह इब्राहिम लोदी की अधीनता स्वीकार कर लेता है। अब एक राजपुताना और चित्तौड़ का शासक उस समय थे राणा सांगा। और राणा सांगा ने जो है इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। चूंकि महत्वाकांक्षी व्यक्ति था इब्राहिम लोदी, तो इसने राजपुताना चित्तौड़ पर इसने आक्रमण किया। चित्तौड़ नहीं बल्कि मेवाड़, बात वही है, मेवाड़ चित्तौड़। तो मेवाड़ पर इसने अटैक किया। और राणा सांगा जो राणा प्रताप के दादा थे, तो राणा सांगा पर ये अटैक करता है। और राणा सांगा उस समय बहुत ही मजबूत थे और दोनों सेनाओं की टक्कर जो है वो असिंध एक जनपद था राजस्थान में, उसी के निकट बकरौली नामक स्थान पर दोनों सेनाओं की भिड़ंत होती है। और भिड़ंत में जो है इब्राहिम लोदी जो है पराजित हो जाता है। और इब्राहिम लोदी को जो है बंदी बना लिया था राणा सांगा ने। फिर बंदी बना करके और उससे जो है एक सौदा करते हैं। और चंदेरी जो स्थान था उसको भी राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी से छीन लिया। तो यहाँ इब्राहिम लोदी की हार हुई और ग्वालियर में इसकी विजय हुई। और फिर एक जलाल खां जो था वो इब्राहिम लोदी का भाई था। और अफगानी जो थे, अफगानी एक तरीके से वीर सैनिक थे। और अफगानियों की सहायता बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और इधर आपका बहलोल लोदी, इन राजाओं ने अफगानियों की सहायता ली थी। और अफगानी सरदार भी बहुत मजबूत होते थे। हाँ, अपने ऊपर वो किसी की अधीनता, किसी की गुलामी उन्हें स्वीकार नहीं थी। और अफगान जो है वो इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट हो जाते हैं।
और इसके भाई जलाल खां को जो है वो जौनपुर का शासक नियुक्त कर देते हैं। तो इब्राहिम लोदी वो एक सेना भेज देता है जौनपुर के लिए, और जौनपुर पर वो सेना जो है जब अटैक करती है तो जलाल खां जो है वहाँ से भाग जाता है, और वहाँ से भागकर वो चला जाता है कालपी, और कालपी से फिर वो आगरा पहुँच जाता है, और आगरा से फिर वो गोंडवाना पहुँच जाता है, और गोंडवाना के शासक ने जलाल खां को पकड़ कर के कैद कर लिया, और फिर जो है इब्राहिम लोदी के पास भेज दिया, और कहा जाता है कि फिर जो है उसकी जलाल खां की जो है उसकी हत्या कर दी जाती है, जलाल खां की हत्या कर दी जाती है, और तब जो है वो जौनपुर पर जो है अपना सत्ता स्थापित कर लेता है इब्राहिम लोदी। और ये घटना यह होती कि अफ़गान सरदार क्यों इससे असंतुष्ट होते हैं। इब्राहिम लोदी कट्टरता अधिक थी, उसने बहुत सारे अफ़गानियों को आदेश देता था बिना हिले डुले एक जगह खड़े रहें, और यह बात जो है अफ़गानियों को गंवारा लगी। और फिर एक दरिया खां नामक अफ़गानी, वह बिहार में जो है एक ये अमीर था, और वहाँ पर एक इसने अपना स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, इसका नाम था दरिया खां। और उधर एक पंजाब का सूबेदार था, पंजाब का सूबेदार था दौलत खां, और दौलत खां जो है वह भी बहुत प्रभावशाली, एक तरीके से महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, और वह जो है इब्राहिम लोदी से चिढ़ जाता है। चिढ़ता क्यों गया? क्योंकि पंजाब पर भी इसने अटैक किया था, और अपने साम्राज्य को बचाने के लिए दौलत खां ने, उस समय काबुल का शासक था बाबर, और बाबर को जो है अपनी सुरक्षा के लिए बाबर को भारत पर अटैक करने के लिए बुलाता है। कौन बुलाता है? दौलत खां। और उसका ये मानना था कि जब बाबर आ जाएगा तो इब्राहिम लोदी की हार हो जाएगी, और हुआ वही। बाबर जो है 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर देता है, और उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन है? इब्राहिम लोदी। और दोनों सेनाएं जो हैं वो का टक्कर होता है पानीपत, ये हरियाणा में है, पानीपत के मैदान में। और वहाँ पर एक नीति है तुगलमा नीति, तुगलमा नीति। और भारत में सबसे पहले जो है तोपों के द्वारा अगर किसी ने युद्ध किया तो किया बाबर ने। और तुगलमा नीति और छापा मार नीति, और इस तरीके इन नीतियों के माध्यम से बाबर जो है इब्राहिम लोदी पर अटैक करता है। पहले तो जो है एक दिन में हार हो जाती है बाबर की, लेकिन बाबर जो है वह अपने सिपाहियों को, अपने सैनिकों को अल्लाह की कसम खिलाता है कि अगर हम लोग सैनिक विजयी होंगे तो गाजी कहलाएंगे, और अगर वीर गति को प्राप्त हुए तो अल्लाह को प्राप्त हो जाएंगे। इस तरीके उसने अपने सेना में जोश भरा, और जो है इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा जाता है, और भारत में जो है दिल्ली सल्तनत का शासन समाप्त होता है, और भारत में एक नए युग की शुरुआत होती है, और भारत पर मुग़लों का शासन शुरू होता है, और बाबर जो है भारत पर आक्रमण शुरू कर देता है, भारत पर शासन शुरू कर देता है। अब यहाँ हम थोड़ा सा देख लें
कि दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण क्या। तो दिल्ली सल्तनत के पतन के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले थे शासन की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता। जो भी दिल्ली सल्तनत के शासक हुए वो निरंकुश थे और उनमें स्वेच्छाचारिता की भावना बहुत ज़्यादा थी। एक तरीके से डिक्टेटरशिप माना जाए, जो राजा प्रण कर लेता था, ठान लेता था, वही करता था। वो प्रजा के हित की बात उसके मन में नहीं रहती थी। इसी के कारण दूसरा पॉइंट, प्रजा का असहयोग। जब भाई प्रजा क्या करेगी, असहयोग करेगी। इसीलिए कि इतिहासकार ने कहा कि गुलाम वंश का शासन काल जो है दिल्ली सल्तनत का शैशव काल था और खिलजियों का शासन युवा काल था और तुगलकों का शासन वृद्धावस्था था और सैयद और लोदी ये दोनों का काल जो है दिल्ली सल्तनत के लिए अवसान का काल था, अवसान का काल था। तो आज यहीं पर दिल्ली सल्तनत समाप्त होता है, लोदी वंश समाप्त हो जाता है और कल से जो है टॉपिक होगा मुग़ल साम्राज्य और बाबर के बारे में। कल से पढ़ाई शुरू होगी क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें।